देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन। और ऐसे डेरिवेशन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर में आ चुके हैं। तो ऐसे ही टॉप 4 जो डेरिवेशन है उनको आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक एक डेरिवेशन को समझ लेना, क्योंकि आपका फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम है कल लगा हुआ है और आपके पास जो समय है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको रिविजन करना है। आपने जो कुछ भी टॉपिक पढ़े हैं आप रिविजन करिए, उनका अच्छे से रिविजन करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है ना, सबका आपको अभी रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो वहाँ पर आप हो सकता है भूल सकते हो। अगर आप रिवीजन करके जाओगे, हर एक टॉपिक को पढ़कर जाओगे, तो आप वहाँ पर जो है लिखने के चांसेस आप जल्दी लिखोगे, भूलने के चांसेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक तरीके से आपको रिवीजन करके जाना है। और मैं रिवीजन में आज सबसे पहले आपको बताऊंगा 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 4 जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में जो भी डेरिवेशन आता है वो 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में आता है। तो आपको पता है कि डेरिवेशन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसा तो 100% गारंटी है, हर साल बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, इसको सॉल्व करते। देखिए हमारा डेरिवेशन कह रहा है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना। मान लीजिए हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक हैं, इनके बीच में जो बल लग रहा है इसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना, पूरा डेरिवेशन सिद्ध करना है। और ये ऐसा डेरिवेशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको मिलने वाला। देखिए सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया, हर एक डेरिवेशन में आपको कुछ उसके बारे में लिखना होता है। जैसे बच्चों हमारे यहाँ पर लिखा गया, माना 2 L लंबाई के चालक तार P तथा Q है। देखिए माना 2 L लंबाई के, इनकी बच्चों लंबाई जो दोनों की है वो L है, एक P है दूसरा Q है। P तथा Q 2 चालक तार एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखे हैं। एक दूसरे से बच्चों यहाँ पर इनके बीच की दूरी है वो R, और समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर एक ऐसे बच्चों रखे गए हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, समांतर रखे हैं, जिनमें क्या होता है क्रमशः I1 व I2 धाराएं बह रही हैं। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें हमारी I2 धारा बह रही है, I1 I2 धारा बह रही है। तब बायो-सैवर्ट के नियम से, अब देखिए जो बायो-सैवर्ट नियम है उसी के नियम के अनुसार चालक तार जो P के कारण जो Q पर है उसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका, देखिए हमारा चालक तार P है, इसके कारण प्लस जो हमारा चालक तार Q है, इसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका हमें बायो-सैवर्ट के नियमानुसार सूत्र पता होना चाहिए। इसका बच्चों आपने सूत्र पढ़ा था, B होता है μ0.2 पाई I1/R होता है। ठीक है, तो इसको हमने B1 मान लिया क्योंकि आगे भी हमें जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि चालक तार Q में I2 धारा बह रही है, जब बच्चों हमारा चालक तार Q है इसमें हमारी धारा I2 बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जो हमारा B1 है उसके 90 डिग्री पर होगा, उसके लंबवत होगा। ठीक है, अतः इसकी L लंबाई पर लगने वाला बल, इसकी L लंबाई जो है इस पर क्या बल क्या कर रहा होगा, इसका जो बल होगा वो क्या होगा, बल होता है बच्चों F = BI है बच्चों यहाँ पर, और I2L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, B1 है बच्चों। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा B1 है इसका मान रख देंगे। B1 का मान रखने पर अब देखिए यही वाला सूत्र है, मेन सूत्र यही है। हमने चुंबकीय क्षेत्र जो निकाल लिया था बिंदु जो P थे उसके कारण Q पर, ठीक है, Q के किसी भी बिंदु पर। अब हमें बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार हमें B चुंबकीय क्षेत्र मिल गया था। अब हमने चालक तार Q है उसमें मान लिया I2 धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो B1 होगा उसके लंबवत होगा, जो L लंबाई का चालक तार है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा F = B1 I2L होता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि धारा इसमें I2 बह रही है, L लंबाई है। ठीक है, अब देखिए B1 का मान रखेंगे। अब बच्चों F जो है इसमें हम B1 का मान रखेंगे, तो B के स्थान पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये बच्चों B हमारी है, जहाँ पर B1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला मान रख देंगे μ0.2 पाई I1/R। ठीक है, हमने यही रख दिया μ0.2 पाई I1/R इंटू में I2L है, तो यही रहेगा। अब हमारा यही सूत्र हो गया। अगर आप इसको सही करके और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। देखिए इसको आप लिख देंगे, F = हो जाएगा आपका F = μ0.2 पाई I1I2 इंटू L अपॉन में R। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, नो टेंशन। ठीक,
अन्यथा आप यहीं पर छोड़ देंगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गया? ये डेरिवेशन है और आप इसको, ये डायग्राम इसको भी ध्यान से रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों। अगला बच्चों जिसमें हमसे पूछा जा रहा है समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कि कई सारे संधारित्र अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हों तो हम उनकी धारिता जो निकालेंगे उसका व्यंजक यानी कि उसका सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। और आप लोग देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है जो डेरिवेशन है पूछा गया है। ठीक है, अगर बच्चों बात करें समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता के बारे में तो इस तरीके से समांतर क्रम में हमने कई सारी प्लेटों को जोड़ दिया। हमने यहाँ पर 3 प्लेटों को जोड़ा मान लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर जितनी प्लेटें हों उतनी को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो उनका विभव यानी कि विभवांतर चेंज नहीं होता है, आवेश भी चेंज हो जाता है, संधारित्र भी चेंज हो जाता है। उसकी 2 छोर रहेंगे, इनमें एक छोर को हम वैद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, दूसरे स्रोत को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को जो यहाँ पर डायग्राम में आपको मैंने अभी समझा दिया है, इसी चीज को मैंने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं। माना 3 संधारित्र 1 2 3 C1 C2 C3, हाँ 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं हमारी जो हैं वो C1 C2 और C3 हैं। ठीक है सर, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक दूसरे के साथ बच्चों किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है सर, मान लिया हमने एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए। इसमें पहली प्लेट, इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, इसमें जो प्रत्येक संधारित्र है इसकी पहली वाली जो प्लेट है उसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया। पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से वैद्युत स्रोत के साथ तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर जो संधारित्र है उसकी जो दूसरी वाली प्लेट है उसको वैद्युत स्रोत पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट को पृथ्वी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर जो बी है, यानी कि जो प्रत्येक प्लेट है इस पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हमारा क्या है? V है। ठीक है सर, तथा आवेश Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 और Q3 है। ठीक है, मान लिया सर। तब अगर बच्चों हम यहाँ पर प्रत्येक प्लेट पर आवेश अलग अलग निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या हो जाएगा? अब बच्चों ये आया कहाँ से? आपने एक सूत्र पढ़ा था, देखिए एक आपको सूत्र पता है, C= होता है बच्चों Q/V, होता है नहीं होता है? अगर बच्चों यहाँ पर हम Q निकालें, Q= क्या हो जाएगा? C × में B हो जाता है। ठीक है, अगर Q1 आवेश है तो B1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विभवांतर तो सॉरी बच्चों C1 हो जाएगा क्योंकि संधारित्र भी चेंज होता है, आवेश भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर विभव चेंज नहीं होता है, विभवांतर चेंज नहीं होता है। तो पहली प्लेट के लिए Q1 वाली को Q1 C1 भी हो जाएगा, Q2 C2 भी हो जाएगा, Q3 C3 भी हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों अगर हमने इन सभी प्लेटों पर अलग अलग प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकाल लिया, ठीक है, यदि संधारित्र की जो है इसकी धारिता जो है बच्चों इसको हम कुल धारिता C कर दिया जाए, इसकी कुल धारिता C हो जाए तथा कुल आवेश जो हो जाए Q है, तब क्या हो जाएगा? तब बच्चों हमारा C= Q/V ये सूत्र है, ये सूत्र है हमारा, तो इसी से हम काम कर लेंगे। C= Q/V, इसी को हम लिखते हैं Q C × V में। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर हमें कुल आवेश चाहिए होगा तो हमारा Q= क्या होता है? Q= क्या होता है? अगर हमें 10 आवेश चाहिए तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4, यानी कि जितने भी आवेश होंगे उनको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो वही किया गया। देखिए कुल आवेश हमें चाहिए तो हमने कुल आवेश को मान लिया Q। अब हमारे आवेश हैं कितने? 1 2 3 हैं, तो Q1 + Q2 + Q3, हमने तीनों आवेशों को यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब बच्चों हमने जैसे इन तीनों आवेशों को जोड़ा तो हमारे पास इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब जो समीकरण 1 है, इस समीकरण में Q1 Q2 Q3 के तथा Q के मान रख देंगे। हमारे पास जो समीकरण 1 आया है इसमें Q1 का मान भी रख देंगे, Q2 का मान भी रख देंगे, Q3 का मान भी रख देंगे, और ये हमारा Q है इसका मान भी हम रख देंगे। ठीक, अब जो बच्चों इसके मान रखेंगे, ठीक है, अब हमारा Q= क्या है? पहले हम Q का मान रखेंगे क्योंकि सबसे पहले Q है। Q= क्या? CV है, हमने रख दिया CV। ठीक है, Q1 का मान कितना है? C1B है। Q2 का मान कितना है? C2B है, रख दिया। Q3 का मान कितना है? C3B है, रख दिया तीनों के मान। ठीक है सर, हमने जैसे तीनों के मान रखे तो हमें BB कॉमन दिखाई रहा सभी में, तो हमने C= Q/V, हमने यहाँ पर क्या किया? B कॉमन ले लिया। तो जैसे ही B कॉमन लिया क्या बचा? C1 बचा + C2 बचा + C3 बचा। अब B जो था इसको मैंने इधर लाए, इसको हमने क्या किया? इसको B जो था इसका B को हम लाए नीचे। अगर यहाँ पर काटना चाहें तो आप काट दीजिए, अन्यथा आप इधर समझ लीजिए। B जो था इसका C=B, ये तो हमने नीचे लाए, ये तो B यही पता, इस B को B से कर दिया कैंसिल, और C= आ गया C1 + C2 + C3। यही बच्चों हमारा समांतर क्रम का सूत्र होता है अगर आप संधारित्र की धारिता निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रतिरोध की बात करते थे तो प्रतिरोध में समांतर क्रम का सूत्र क्या होता था? 1/R = होता है
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसी के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते थे, C1 इक्वल टू कर देंगे 1/C1 इक्वल 1/C2, C1 प्लस 1/C2। ये बच्चों बिल्कुल गलत है, आपको याद रखना है, यहाँ पर संधारित्र में इसका उल्टा होता। समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन। अगला देखिए, अगला बच्चों है जिसमें से पूछा जा रहा है आवेशों के पुनरावृष्ट से उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए आवेशों की पुनरावृष्ट से क्या करना है, आवेशों की पुनरावृष्ट से उभयनिष्ठ विभव का हमें सूत्र स्थापित करना है। यानी कि आवेशों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके उभयनिष्ठ विभव का हम सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। देखिए मान लिया हमारे पास दो चालक तार हैं, एक Q1 है एक Q2। Q1 और Q2 जो हैं ये हमारे दो चालक तार हैं जिनकी धारिताएं बच्चों क्या C1 व C2, क्योंकि दो चालक तार हैं तो दो धारिताएं होंगी, एक धारिता C1 है दूसरी हमारी C2 है। ठीक है, तथा विभव V1 व V2 है। इनका जो विभव है V1 है और V2 है। ठीक है, मान लिया एक तार द्वारा जोड़े गए हैं, इनको क्या किया गया है, एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया। ये तार आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, इस तार के द्वारा इनको क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर पहले तो धारिताएं C1 B1 B2 Q1 C1 B1 थी, Q2 C2 B2 थी, तब इनको मैंने जोड़ा नहीं था। लेकिन जब हम इनको एक तार के साथ जोड़ देंगे तो इनकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति से पहले चालक पर आवेश जो थे वो क्रमशः क्या थे, आवेश देखिए जब पुनरावृत्ति नहीं हुई थी उससे पहले के आवेश की बात की जा रही। देखिए Q1 C1 B1 था, Q2 जो था उस पर C2 B2 था। एक समीकरण ये है Q1 इक्वल टू C1 B1 था जब हमने इनको नहीं जोड़ा था। ध्यान रखिए एक कंडीशन कब की, जब हमने इस तार के साथ इन दोनों को नहीं जोड़ा, जो दोनों अलग अलग थे तब की ये कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, आवेशों के पुनरावृष्ट के बाद यदि दोनों चालकों पर विभव समान हो, समान विभव है। देखिए अब हमने जब इनको दोनों को एक तार के साथ जोड़ दिया गया है तो इनको विभव जो V1 V2 ना होकर सीधे V हो गया है। क्या हो गया, सिर्फ V हो गया है। यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो गया है। यानी कि V1 और V2 अगर इनको हटा दें तो इनकी जगह पर हमारा जो विभव हो गया है वो हमारा V हो गया। ठीक है, विभव V हो जाता तब उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तब अगर हमें उभयनिष्ठ विभव निकालना है तो हम कुल विभव हो जाएगा, कुल विभव कितना है प्लस कुल अपॉन इक्वल टू कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। अब देखिए बच्चों कुल आवेश क्या मतलब, दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे। कुल धारिता का मतलब दो धारिता है, दोनों धारिताओं को जोड़ देंगे। देखिए आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि दो धारिताएं हैं और दो ही हमारे आवेश हैं। ठीक है, तो देखिए हमने वही किया है यहाँ पर। B इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, देखिए हमने सूत्र पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर हमें B चाहिए क्या, Q अपॉन V, अगर B चाहिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है, तो वही कुल आवेश कुल धारिता वही किया है। कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 है, कुल धारिता कितनी है, C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अगर बच्चों हमारा जो समय इसमें हम क्या करें, Q1 और Q2 के मान रख दें। Q1 Q2 के मान कहाँ पर है, ए वाले। Q1 का मान C1 B1 है, Q2 का मान C2 B2। हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए Q1 इक्वल टू क्या है बच्चों, C1 B1 है, सॉरी C1 B1 है। Q2 इक्वल टू क्या है बच्चों, C2 V2 है। ठीक है, यही मान है, देखिए ध्यान से। अब हम इन्हीं मान को रखने वाले हैं। देखिए उभयनिष्ठ विभव, अब हमने क्या किया, B इक्वल टू Q1 के स्थान पर क्या हमारा मान रखना हमें, Q1 की जगह पर C1 B1 रखना, हमने रख दिया C1 B1, प्लस का निशान लगा दिया। Q2 के जगह पर रखना C2 B2। अब हमारा नीचे तो C1 प्लस C2 है। अब बच्चों ये हमारा एक सूत्र आ गया, यही सूत्र जो है उभयनिष्ठ विभव के लिए हमें स्थापित करना है, यही सूत्र हमें स्थापित करना था। और इससे रिलेटेड हमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप इस तरीके से पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे, ध्यान रखना है वहाँ पर आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पर मैंने यूज किया है आप लोगों को समझाने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों अगला जो हमारा है उसमें हमसे पूछा जा रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं, उन लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है। उनकी हमें अगर संयुक्त फोकस दूरी निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, उनके लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। और बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे उसी तरीके से जो इसमें हमने बनाया है, पहले उसको हम लिख देते हैं। देखिए संपर्क में रखे लेंस से संयुक्त फोकस दूरी, देखिए माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं। देखिए
हमारे दो पतले उत्तल लेंस है, L1 है एक, दूसरा हमारा L2 है, जिनके मुख्य अक्ष एक ही है। इनके मुख्य अक्ष जो है आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है एक ही है, ठीक है। मान लिया इनके जो मुख्य अक्ष हैं बच्चों एक ही है, तथा फोकस दूरियां f1/f2 हैं। एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, ठीक है। वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं। जो वायु है इसका जो माध्यम है वहां पर वायु है, और एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं, परस्पर साथ साथ रखे हैं, ठीक है, संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर रखे पहले लेंस के सामने U दूरी पर रखिए। एक बिंदु वस्तु O है जो पहले लेंस से U दूरी पर रखी है। पहले लेंस L1 जो है उससे क्या है, U दूरी पर रखी है, ठीक है। मान लिया यदि L2 लेंस ना हो तो, यदि L2 लेंस हमारा जो है वो ना हो तो, L2 लेंस ना होता तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता। L1 जो वस्तु थी इसका प्रतिबिंब जो बनता वो I डैश पर बनता। कहाँ पर बनता, I डैश पर बनता। लेकिन है क्या, कंडीशन क्या है, पर बनाएगा यदि I2 जो है, I2 जो I डैश है वो क्या करेगा, I डैश की L1 से दूरी जो है बच्चों B1 हो। I डैश की जो दूरी है L1 से वो क्या है, B डैश हो, या V1 कह सकते हैं, B डैश हो, तब लेंस के सूत्र से। अब बच्चों लेंस का आपने सूत्र पढ़ा था, एक F इक्वल टू होता है 1/B माइनस 1/U। ये सूत्र आपने पढ़ा था, ठीक है। इसी सूत्र से हम करेंगे। देखिए हमने लिखा हुआ है, एक पहले लेंस के लिए सॉल्व करें तो F1 लिख दिया, 1/F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/B1 माइनस 1/U होता है, ठीक है। U क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए B क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए 1/F1, यहाँ पर B जो है प्रतिबिंब की दूरी B ना होकर कहाँ है, यहाँ पर V डैश है, तो हम इसको B की जगह पर B डैश माइनस U, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। समझ गए। अब बच्चों अगर पहले लेंस द्वारा, समझिए पहला लेंस जो है, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, पहले लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसके, L2 लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, ठीक है। मान लिया I पर बनता है यदि इनकी L2 जो है उससे B हो, इसकी दूरी बच्चों जिसकी दूरी L2 से V हो, इसकी दूरी L2 लेंस जो है यहाँ से कितनी है, V है, ठीक है, V हो, तो लेंस के सूत्र से 1/F2 हो जाएगा। यहाँ पर F2 इक्वल 1/V माइनस 1/U। देखिए यहाँ पर U क्या है, वस्तु की दूरी U होती थी यहाँ पर, लेकिन U यहाँ पर ना होकर यहाँ पर वस्तु जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, वस्तु का आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, उसकी दूरी कितनी है, B डैश है। तो इसमें U के स्थान पर हम रखेंगे क्या, V डैश। अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को कर देंगे हम जोड़। क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम करेंगे जोड़। सबसे पहले बच्चों हम समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, 1/F1, ये देखिए लिखा हुआ है, ए वाला 1/F1 हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 1/F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/V माइनस 1/V डैश। यही हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इनको जोड़ देंगे। देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप इसके नीचे लिख लेना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश, V डैश रहेगा, ठीक है बच्चों, V डैश। अब देखिए 1/B डैश माइनस का है, 1/B डैश प्लस का है, कैंसिल हो गया नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, 1/F1 प्लस 1/F2 बचा, ठीक है, माइनस क्या बचा, 1/B माइनस 1/U, ये वाला, इसको मैंने पहले लिख लिया। तो ये सूत्र हमारा आ गया है सिद्ध होकर, और यही बच्चों हमारा इसका आंसर भी है। अगर आप इसको और भी सही करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। देखिए चूँकि हमें पता है 1/F इक्वल टू होता है 1/B माइनस 1/U, ऐसा होता है, तो हम 1/B माइनस 1/U के स्थान पर 1/F लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख सकते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F। ये वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं, उनकी फोकस दूरी आप निकाल सकते हो। आई होप आपको ये चारों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।